हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है ब्राज़ील देश। ब्राज़ील देश से संबंधित जो भी आपके यूनिट के अंतर्गत आ रहा है उसको खास को मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे ब्राज़ील के जलवायु प्रदेश। इससे पहले भौतिक विभाग और अपोहा तंत्र अपन पढ़ चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो ज़रूर देख ले, तो ही ये चीज़ समझ आएगी, वरना ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो ब्राज़ील के जलवायु प्रदेश यानी कि कौन से एरिया में यानी कौन से भूभाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है, जलवायु का अंतर किस प्रकार होता है, वो अलग अलग जो रेखाएं जा रही है, अक्षांश रेखाएं, तो भूमध्य रेखा पर अलग होता है, मकर रेखा पर अलग होता है, कर्क रेखा पर अलग होता है, 66 डिग्री के ऊपर यानी उत्तरी 66 डिग्री के ऊपर अलग होता है, दक्षिणी 66 डिग्री पर अलग होता है। इस प्रकार आप अच्छे से भलीभांति जानते हैं। तो आज हम ब्राज़ील के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो अब मुख्य रूप से देखें तो जलवायु को कितने भागों में बांटा गया ब्राज़ील के अंतर्गत, तो 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। किसकी जलवायु की बात चल रही है? ब्राज़ील की जलवायु। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने डायग्राम भी बना दिया है। इस डायग्राम को यहाँ पर रखते हुए अपन अध्ययन करेंगे तो आपके जहन में, दिमाग में ये भी रहेगा कौन सा एरिया यानी कौन सा प्रदेश, जलवायु प्रदेश कहाँ पर स्थित है ब्राज़ील के। तो ये कुछ ब्राज़ील का मानचित्र रूप में प्रदर्शित किया है। तो आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे राजस्थान में रेगिस्तानी इलाके में अलग पाई जाती है और मैदानी इलाकों में अलग पाई जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग पर्वत पठार, मैदान, खाड़ी वगैरह है। तो यहाँ पर भी हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मैंने आपको जब इसका भौतिक विभाग पढ़ाया था किसका, ब्राज़ील का, तब आपको समझाया था कि मैंने यहाँ से 2 रेखाएं गुजरती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? एक तो भूमध्य रेखा जिसका दूसरा नाम क्या है, विषुवत रेखा, और एक और कौन सी गुजरती है, मकर रेखा। 2 रेखाएं यहाँ से गुजरती है। एक गुजरती है लगभग यहाँ से, एक गुजरती लगभग यहाँ से। ठीक है ना। तो आपको इसका अध्ययन इन रेखाओं के माध्यम से रहेगा तो ज़्यादा जहन में रहेगा, ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कितने भागों में बांटा गया। मैंने पहले बता दिया आपको 5 भागों में। पहला कौन सा है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। देखो मैंने बताया था यहाँ से ये कौन सी रेखा गुजर रही है, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। तो इस विषुवत रेखा के नाम पर ही इस क्षेत्र का या इस जलवायु प्रदेश का नाम रख दिया गया है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, जो यह और यह प्रदर्शित होता है। इसके बाद आता है इसके दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे 30 डिग्री और भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि 0 डिग्री से उत्तर 30 डिग्री, 0 डिग्री से दक्षिण 30 डिग्री, वहां पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा? उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आएगा। फिर आता है उसके दक्षिण में शुष्क आर्द्र जलवायु। कौन सी? जहां पर मकर रेखा गुजरती है उसके आसपास का एरिया, उसको क्या बोलते हैं? शुष्क आर्द्र जलवायु। उसके दक्षिण में आता है उष्ण कटिबंधीय उच्च जलवायु। यह है उष्ण कटिबंधीय उच्च जलवायु। और ये लास्ट में आता है कौन सा? आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। तो ये हो गए 5, 1 2, यह 3, ये 4 और ये 5। यानी मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है ब्राज़ील की जलवायु को? 5 भागों में बांटा गया है। तो अब अपन एक एक का अध्ययन करते करते चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पहला भाग है भूमध्य रेखीय या जिसको कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला यहां से शुरू करते हुए हम यहां तक चलेंगे। तो इसकी खास बात क्या है देखते हैं। इसका विस्तार अमेज़न बेसिन में। देखो अमेज़न बेसिन भी कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। अब मुझे ये बताओ, देखो जो विषुवत रेखा है यानी कि जो भूमध्य रेखा, जैसे कि ये मैंने बना देता हूँ एक बार चार्ट। ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क बोलते हैं, ये हो गई 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर बोलते हैं। यानी ये 2 रेखाएं तो कहाँ से गुजरती है? ब्राज़ील से। ठीक है, कितनी गुजरती, कहाँ गुजरती, वो किस राज्य से गुजरती, वो सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब जो सूर्य एक तो सीधा रेखा कहाँ पर चमकेगा? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, फिर क्या होता है? उत्तरायण होता है। फिर 23 डिग्री यानी कि कर्क रेखा पर चमकता है। तो
यहाँ पर सीधा चमकेगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता सूरज, फिर वापस कहाँ पर आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है, फिर दक्षिण में चमकने के लिए से पहले वो कहाँ पर चमकेगा, वो मध्य रेखा पर, यानी कि ऑल ओवर हम कह सकते हैं कर्क रेखा पर एक, मकर रेखा पर एक बार सीधा चमकता है और भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सीधा सूर्य की किरणें चमकती है। तो अब वर्ष भर में सबसे ज्यादा किस पर चमका, तो भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी कि 10-10 डिग्री के अंतर में जो एरिया होता है वो बहुत गर्म भी होता है, प्लस बारिश भी बहुत होती है। दोनों ही क्यों होते हैं, क्योंकि हवा वाष्प बन के ऊपर उड़ जाती है, तो जिसकी वजह से बारिश होती है। तो वहां पर गर्मी भी अत्यधिक होती है और वर्षा भी अत्यधिक होती है, इसलिए अधिकतर सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं, ये भी कुछ विषुवत रेखीय के आसपास का एरिया है, ठीक है। तो इसका विस्तार अमेजन बेसिन, देखो अमेजन बेसिन भी यही पर स्थित है, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, यानी कि भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश है। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार कहाँ तक है, तो 5 डिग्री उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध यानी अक्षांश रेखा तक इसका फैलाव है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्षा की मात्रा देखो 200 सेंटीमीटर के लगभग, 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। मैंने पहले ही बोल दिया, 2 बार सूर्य यहाँ पर चमकता है, वायु गैस बन के यानी कि हल्की होकर के हवा ऊपर उड़ जाती है, फिर निम्न दाब का केंद्र बनता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है, तो कुछ इस प्रकार से फिर बारिश बहुत होती है यहाँ पर। यह लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि वर्ष में 2 बार सीधा चमकता सूर्य, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। तो यहाँ पर वर्ष पर्यंत संवहनीय वर्षा होती रहती है, मतलब वर्षा फुहार नहीं बोलते जिसे अपन फुहार बोलते हैं, वो होती है वो संवहनीय वर्षा, यानी कि वर्ष भर थोड़ी बहुत चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर दलदली भूमि भी पाई जाती है, बीहड़ पाए जाते हैं, जंगल बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारा पानी मिलेगा पेड़ों को, तो वो लंबे लंबे होते जाते हैं। तो जो वहाँ के जंगल है ना, अमेजन के जंगल, वो बहुत विशाल विशाल वृक्षों से निर्मित है। क्यों निर्मित है, क्योंकि वहाँ पर सामान्य वर्षा वर्ष भर होती है, प्लस वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, ठीक है। ये कुछ खास बातें, इसको आपको याद रखना, नोट करना जरूरी है। जिसमें से प्रदेश में घनी वनस्पति पाई जाती है। कैसी वनस्पति पाई जाती है, घनी वनस्पति पाई जाती है, और वर्ष भर यह वर्षा होती रहती है, और लंबी लंबी वनस्पति पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, मेन बात यह, संवहनीय वर्षा के कारण जंगलों में बहुत अधिक पेड़ होते हैं, सघन जंगल पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ब्राजील में सेल्वा कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सेल्वा क्या है या कहाँ पाए जाते हैं, तो सेल्वा एक प्रकार का घनी वनस्पति का क्षेत्र है, जो कि ब्राजील के भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बहुत घना होता है। यहाँ का औसत तापमान कितना है, देखो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इतना अत्यधिक तापमान भी होता है, प्लस इतनी वर्षा भी होती है। यह तो बहुत अलग प्रकार की जलवायु है। कौन सी, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, ये रे यहाँ पर उत्तर और उत्तर पूर्व और पश्चिमी भाग में ब्राजील के पाई जाती है। मुख्य रूप से उत्तरी भाग हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश, सॉरी उत्तरी नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि 0 डिग्री है वो, तो वो कहाँ से गुजरती है, ब्राजील के उत्तरी भाग से गुजरती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। हाँ स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ब्राजील की जलवायु दूसरी प्रकार की कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, विषुवत रेखीय जलवायु के जस्ट दक्षिणी दिशा में कौन सी पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो अब ये मैप क्यों बनाया मैंने, ये इसलिए बनाया है कि जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सीधा सा कि ब्राजील के जलवायु प्रदेशों का उल्लेख कीजिए 8 या 10 नंबर का, तो अगर आपको इनमें एक एक लाइन याद है, पहली बात तो आपको भले इसमें एक एक या 2-2 लाइन याद हो, दूसरी बात आपको इनके 5 के नाम जरूर याद होने चाहिए, और तीसरी बात यह है कि इनके 5 के क्रम याद होना चाहिए, कौन सी कहाँ पर है। अगर आपने इस प्रकार का चित्र बना दिया, ठीक है, ऊपर लिख दिया ब्राजील के जलवायु प्रदेश, फिर इस प्रकार से चित्र बना दिया, फिर इसी प्रकार से इंगित कर दिया कि कौन सी जलवायु कहां पर पाई जाती है,
इस प्रकार से फिर आपने बता दिया कि ये भूमध्य रेखा जा रही है, ये वाली जा रही है मकर रेखा, और कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करने के बाद पांचों के नाम लिख के पांचों का डिस्क्रिप्शन 1 या 2 लाइन में भी करोगे तो आपके 10 में से कम ज्यादा नहीं तो 6 या 7 नंबर तो कहीं नहीं गए, ठीक है। और आप अच्छे से लिख दिया तो 8 या 9 नंबर भी आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जो मैं कुछ मुख्य बातें हाईलाइट करता हूं उसको आप जरूर याद रखें, उसको ना भूलें, और इस प्रकार के जो चित्र है इसको जरूर आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो अब अपन देखते हैं उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु सिएरा पियाऊ के दक्षिण पूर्वी में साओ फ्रांसिस्को नदी के मध्य घाटी रियो ग्रांडा आदि राज्यों में पाई जाती है। कहाँ किन क्षेत्रों में फैला हुआ है यह जलवायु प्रदेश, यह बता रहा है। कहां पर फैला हुआ है? सिएरा पियाऊ के दक्षिण पूर्व में साओ फ्रांसिस्को नदी की मध्य घाटी रियो ग्रांडो आदि राज्यों में पाई जाती है। इस भाग में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? पहली बात, यहां पर वर्षा कम होती है। दूसरी बात, वर्षा कम होती है तो वनस्पति भी कम होगी। वनस्पति कम होगी तो किस किस प्रकार की वनस्पति होती है, उसका नाम क्या है। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बड़े बड़े कम पुटअप हो गए, छोटे छोटे ज्यादा पुटअप हो जाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे भी बनेगा देखिए आप, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि औसत वर्षा कितनी है यहाँ की? वार्षिक 50 सेंटीमीटर। उससे पहले वाली जो पड़ी थी विषुवत-रेखीय, वहां पे कितनी थी? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्षा की निम्नता के कारण वनस्पति भी भिन्न पाई जाती है। अब वर्षा कम है, अलग अलग प्रकार की वर्षा होती है, कभी नहीं होती है। तो वनस्पति कैसी पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इस प्रदेश में कटीली झाड़ियां पाई जाती है। कैसी झाड़ियां पाई जाती है? कटीली झाड़ियां, क्योंकि वर्षा कम होगी, अलग प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है। लंबी लंबी बड़ी बड़ी शाखाओं वाली या ऊंचे ऊंचे दरख्त पे नहीं बन पाते हैं, नहीं पनप पाते हैं। तो वो कैसी कटी छटी छोटी मोटी झाड़ियां बस उपजाऊ रूप में हो पाती है, उग पाती है। उन कटीली झाड़ियों को इस क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कटिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटिंगा। ये नाम आप वेरी IMP है, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लें। मैंने कहा है आपको एक पेज लिया करो जिसमें हर वीडियो से संबंधित 2-2 नंबर क्वेश्चन में बताते रहता हूँ आपको, तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन अलग ही लिख लिया करें आप। तो ये आपके लिए सीधे वो 20 नंबर, या हो सके तो वो नंबर बढ़ा भी दें आगे चल के। कोरोना काल चल रहा है, कुछ भी कह नहीं सकते। जैसे अभी आपके जो बच्चों का एग्जाम हुआ 3rd ईयर वालों का या इंटीग्रेटेड 4th ईयर वालों का, तो उनके क्या किया गया कि सी पार्ट यानी निबंधात्मक प्रश्न हटा दिए गए और फर्स्ट और सेकंड पार्ट यानी लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक वाले प्रश्नों को का वेटेज बढ़ा दिया गया। नंबर पेपर तो 100 नंबर का ही हुआ है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। पर वो 100 नंबर को 2 ही भागों में विभक्त कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी में। सी पार्ट को हटा दिया गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आगे भी होता है कि निबंधात्मक न देकर के 2 घंटे का ही पेपर लें, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कटिंग क्या है, कहाँ पाया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन ये बनेगा। तो कटिंग क्या है? एक प्रकार की कटी छटी झाड़ियां हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु में। कहाँ पर? ब्राजील में, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा उष्णकटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु। अब देखते हैं 3rd, शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश। हाँ स्टूडेंट, अगला देखते हैं तीसरा प्रकार ब्राजील की जलवायु का, शुष्क आर्द्र जलवायु। अब ये कहां पर अवस्थित है? देखो, जो ये वाला पूरा भाग दिख रहा है ना आपको, यह पूरा भाग किसके अंतर्गत आता है? शुष्क आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। यह नीचे नीचे वाला पूरा अधिकतर भाग, यानी कि मुख्य रूप से तो इतना भाग, ठीक है। तो अब ये भी समझते चले कौन सा भाग कहां पर स्थित है, इसलिए मैंने चार्ट बना ही रखा है, मिटाया नहीं है। तो शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश कहां पर जाता है? मुख्य रूप से विषुवत रेखा के दक्षिण में, या कह सकते हैं दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु के दक्षिणी भाग में। या हम एक और बात कह सकते हैं कि ब्राजील के मध्य भाग में शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश पाया जाता है। देखते हैं, विषुवत रेखा से दूर जाने पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विषुवत रेखा कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर। इससे दूर जाएंगे तो ये वाला भाग आ ही जाएगा, ठीक है। तो विषुवत रेखा से दूर जाने पर कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश। यह मेट्रो ग्रासो, गोयस, बाहिया, सेरा आदि के उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कहाँ पर क्षेत्र ये अवस्थित है, यह बताया गया है। तो मेट्रो ग्रासो, गोयस, बाहिया,
सेरा आदि के उत्तरी भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह सभी राज्य कहाँ पर स्थित है? इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं। ठीक है, इसका उपनाम यानी कि इस क्षेत्र का या कि कह सकते हैं शुष्क आर्द्र जलवायु का उपनाम क्या है? तो इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो शुष्क आर्द्र जलवायु या कह सकते हैं ब्राजील के अंतर्गत मध्य भाग में पाई जाती है। शुष्क काल में 12 सेंटीमीटर प्रति माह वर्षा होती है। जब सूर्य सीधा सीधा यहीं पर चमकता है तो यहाँ पर तो गर्मी नहीं होगी, सर्दी होगी, तो ठंड का मौसम रहता है थोड़ा थोड़ा, और वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा क्या होती है? यहाँ पर बहुत कम होती है। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर, न कि यहाँ पर बीच में पड़ती है। तो जिस वजह से इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा भी होती है और कम गर्मी भी होती है, सर्दी का मौसम सा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या नहीं पाई जाती है? बहुत कम क्या पाई जाती है? वनस्पति। वनस्पति के लिए क्या चाहिए? सूर्य की किरणें भी चाहिए प्लस पानी भी चाहिए। ये जब दोनों नहीं होती है इसके पास, इसलिए यहाँ पर वनस्पति भी कम पाई जाती है, यानी कि ये कम उपजाऊ क्षेत्र है ब्राजील का। तो शुष्क आर्द्र जलवायु क्या है? कम उपजाऊ क्षेत्र है किसका? ब्राजील का। अब देखते हैं लास्ट तो फोर्थ इसका उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु, जो कि इसी के साइड में है। हाँ स्टूडेंट, अब चौथा पार्ट देखते हैं ब्राजील के जलवायु प्रदेश का। चौथा है उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु कहाँ पर पाया जाता है? यह ब्राजील का सबसे महत्वपूर्ण जलवायु प्रदेश है। क्यों है? अभी इसका आप अध्ययन करेंगे। नाम याद रखना, शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय इस प्रकार के जलवायु के दक्षिणी भाग में, यानी कि दक्षिणी ब्राजील के क्षेत्र में आता है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु प्रदेश। यहाँ की जलवायु किसी उच्च रहती है, तापमान अधिक रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जलवायु दक्षिण तट के समानांतर, देखो दक्षिणी तट, तट तो ये वाला इधर से तो दूसरा उसका राज्य लग जाता है, देश लग जाता है। दक्षिणी तट के समानांतर साओ फ्रांसिस्को की ऊपरी घाटी से, यहाँ पर है साओ फ्रांसिस्को की ऊपरी घाटी, ठीक है, से रियो ग्रांडो डी सूल के पर्वतीय भाग तक उच्च भूमि में पाया जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ यह विशाल भाग है। ठीक है, कहाँ से है? साओ फ्रांसिस्को से लेकर के रियो ग्रांडो डी सूल तक। ठीक है, एक उच्च भूमि प्रदेश है, ऊपर उठा हुआ भूमिय प्रदेश है। वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर लगभग वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर। ब्राजील का यह भाग मुख्य रूप से देखो किस लिए प्रसिद्ध है? कहवा, या कहवा को क्या कहते हैं? कॉफी। कहवा उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैंने पहले ही बता दिया, आपको समझा दिया है। विश्व भर में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? ब्राजील में। और ब्राजील में भी किस क्षेत्र में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु प्रदेश में, यानी कि इस क्षेत्र में। या हम यह भी कह सकते हैं कि साओ फ्रांसिस्को की ऊपरी घाटी से लेकर रियो ग्रांडो डी सूल तक के जो भाग है वहां पर कहवा का उत्पादन सर्वाधिक विश्व भर में किया जाता है। सर्वाधिक वर्षा कब होती है यहाँ पर? सितंबर से लेके मार्च के महीने के बीच में। इस उत्पादन में इसको 100 सेंटीमीटर तक लगभग वार्षिक वर्षा होती है। ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। ठीक है, तो यह था चौथा भाग ब्राजील का जलवायु प्रदेश का। उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु मुख्य रूप से कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको लाइन अंदर जरूर लिखनी है। अब लास्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। पांचवा क्या है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। अब देखते हैं ब्राजील के जलवायु प्रदेश का आखिरी जलवायु प्रदेश। मैंने पहले बताया आपको 5 भागों में बटा गया, 4 अपन पढ़ चुके हैं। पांचवा है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। कहाँ पर है? देखिए आप मैप में आपको पता चल जाएगा। ये दक्षिणी ब्राजील के अंतर्गत आता है। कहाँ पर है? शुष्क आर्द्र जलवायु, यानी कि जहाँ पर कहवा का अत्यधिक उत्पादन होता है उसके दक्षिणी भाग में आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी ब्राजील के राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो राज्य पड़ते हैं आते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं? आर्द्र उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आते हैं। राज्यों की डिटेल मैंने आपको समझाई है, उसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं
यहाँ पर वर्ष भर में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जिस तरह अगर अपन देखें राजस्थान की तुलना में, जो राजस्थान में अपन आते हैं बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, जिस वजह से 200 सेंटीमीटर समथिंग वर्षा अपने यहाँ भी होती है बांसवाड़ा में, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वर्षा होने की वजह से इस प्रदेश को, यानी ब्राज़ील के इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, अधिक उपजाऊ वाला प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी है, यह दक्षिणी भाग की भूमि। यहीं पर सर्वाधिक वर्षा के कारण, देखो वर्षा तो यहाँ पर भी होती है, पर यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, पर खेती के लिए जो उपयोगी दशाएं होनी चाहिए वो सभी कहाँ पाई जाती है, इस लास्ट वाले यानी कि आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाई जाती है। इसलिए इस भाग को क्या कहा जाता है, ब्राजील का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश। इस भाग में जुलाई में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। देखो जुलाई में तापमान कम रहता है और जनवरी में तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अपने यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध में है और यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वो मध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया पूरा। लगभग 80 से 90% ब्राजील कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, और कुछ हिस्सा है जो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत आता है, वो भी विषुवत रेखा के अंतर्गत ही आता है 5 डिग्री तक, ठीक है। तो मुख्य रूप से यह 5 भाग थे, विषुवत रेखीय, उष्णकटिबंधीय स्टेपी, शुष्क आर्द्र, उष्णकटिबंधीय उच्च जलवायु और आर्द्र उपोष्ण जलवायु। यह 5 भागों में ब्राजील की जलवायु को बांटा गया है। इन 5 को आप डिस्क्रिप्टिव रूप में लिख लेना, और जो नोट्स है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। मुख्य रूप से यह आप चार्ट जरूर बना ले, मैप जरूर बना ले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।